जर्मनी के नेशनल इलेक्शंस का रिजल्ट सामने आ चुका है। यूरोप का सबसे बड़ा कंट्री होने की वजह से इस मुल्क की पॉलिटिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे में से बहुत से लोग यूरोप जाते हैं और इसलिए हमें कहीं भी जाने से पहले वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने चाहिए कि उस कंट्री की क्या पॉलिसी होने जा रही है, स्पेशली इमिग्रेशन के हवाले से। और जैसे हम पिछले दिनों देख रहे थे कि यहाँ की जो एक्सट्रीम राइट विंग पार्टी है AFD, इसको किस तरह उठाने की कोशिश की जा रही थी इलॉन मस्क के जरिए। हम देखेंगे कि उन्होंने कितनी कामयाबी हासिल की है और जर्मनी की फ्यूचर डायरेक्शन क्या होगी। जर्मनी के नए लीडर ने अमेरिका और रूस को क्या पैगाम दिया है। इसके अलावा मैक्रोन और ट्रंप की मुलाकात पर भी नजर डालेंगे और देखेंगे कि यूएस ने कैसे पहली बार यूएन में यूरोप की मुखालफत कर दी है। यूरोप की पूरी सिचुएशन को समझने के लिए इस वीडियो को गौर से देखिए। जर्मनी की जो AFD पार्टी थी, जो कि इमिग्रेंट्स के लिए एक नाइटमेयर है और जो ट्रंप और इलॉन मस्क के नक्शे कदम पर चल रही है कि हम सख्त इमिग्रेशन पॉलिसीज अपनाएंगे, वो एज अ पार्टी सबसे ज्यादा वोट्स लेने में कामयाब हो चुकी है। इसका क्या मतलब है? इसका क्या ये मतलब है कि जर्मनी में इमिग्रेंट्स के लिए दरवाजे बंद होने जा रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस पार्टी ने इंडिविजुअली तो सबसे ज्यादा वोट हासिल किए हैं, लेकिन कंजर्वेटिव क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स ने एक इत्तेहाद के जरिए सबसे ज्यादा शेयर हासिल कर लिया है और वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ चुके हैं। और फ्रेडरिक मर्स जर्मनी के नेक्स्ट चांसलर बनने जा रहे हैं और उन्होंने अमेरिका को बड़ा सख्त पैगाम दिया है। उन्होंने सख्त क्रिटिसाइज किया जर्मन इलेक्शंस में यूएस इंटरवेंशन को। उन्होंने इंटरवेंशन का वर्ड इस्तेमाल किया और उन्होंने कहा कि यूएस की तरफ से भी जो इंटरवेंशन की जा रही थी वो रशिया की इंटरवेंशन से कोई कम सख्त नहीं थी। उन्होंने कहा कि अब हमें दोनों साइड्स की तरफ से प्रेशर का सामना है। रशिया के खिलाफ तो पिछले कई सालों से ये जंग की तैयारियां कर रहे हैं, अब इनके ख्याल में यूएस से भी इनको आज़ादी हासिल करनी होगी। और फ्रेडरिक मर्ज ने क्लियरली कह दिया है कि मेरी हुकूमत के अंडर हम अमेरिका से आज़ादी हासिल कर लेंगे। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से लेकर अब तक जर्मनी जो काफ़ी हद तक यूएस पॉलिसीज को फॉलो करता था, जो यूएस कहता था वो काफ़ी हद तक ये मान जाते थे। अब इन्होंने कह दिया कि इनफ इज इनफ, और ये ट्रंप की वजह से हो रहा है। और वही बात जो मैं कहता होता हूँ कि ट्रंप इस पूरे ट्रांस अटलांटिक अलायंस के दुश्मन बने हुए हैं। ये यूरोप और यूएस का जो इतनी दहाइयों पुराना इत्तेहाद था वो अब टूट रहा है और अब ये अमेरिका के खिलाफ भी बोल रहे हैं। पहले पिछले 4 साल हमने देखा कि रशिया और चाइना के खिलाफ ये बोलते रहे, उनके पीछे पड़े हुए थे। और बाइडेन उनका लीडर था, अमेरिकी प्रेसिडेंट, अब अमेरिकी प्रेसिडेंट के ये खिलाफ हो चुके हैं क्योंकि जितनी इंटरवेंशन की है। अब वो इंटरवेंशन क्या थी आपको याद होगा, इन वीडियोस में हमने डिस्कस किया था। AFD पार्टी ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी, जो कि एक्सट्रीम राइट विंग पॉलिसीज को परसू करने की बात करती है और इमिग्रेशन को कर्ब करने की बात करती है, जिसको इलॉन मस्क ने सपोर्ट किया। और इलॉन मस्क ने यूरोपियंस को कहा कि जाओ AFD को वोट करो। इस वजह से इनके जो नए आने वाले चांसलर हैं वो ये कह रहे हैं कि ये इंटरवेंशन की गई है। अब जरा देख लेते हैं कि किसने कितने वोट हासिल किए हैं। बड़े मजे के मैप्स हैं, आपको पुरानी दुनिया याद आ जाएगी जिसको हिस्ट्री से इंटरेस्ट है कि कैसे पुरानी जो लाइंस थी वो अब दोबारा खींची जा रही हैं। तो इस पूरे इलेक्शन में कंजर्वेटिव और राइट विंग पार्टीज ने टॉप किया है। मतलब AFD एक्सट्रीम राइट विंग है, कंजर्वेटिव क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन और उनकी पार्टनर क्रिश्चियन सोशल यूनियन ने 28% वोट हासिल किया है। और फार राइट एंटी इमिग्रेंट पार्टी AFD, जिसके बारे में हम बार बार बात करेंगे, उन्होंने तकरीबन 21% वोट हासिल किया है। और अंदाजा लगाएं, AFD ने पिछले इलेक्शंस के मुकाबले में डबल वोट हासिल किया है। और ज्यादा लोग यही कह रहे हैं कि इलॉन मस्क ने जो इसको प्रमोट किया था, इस पार्टी को इंडोर्समेंट दी थी पूरी दुनिया के सामने, उसने और डोनाल्ड ट्रंप के राइज ने AFD के राइज में एक अहम किरदार अदा किया है, जिसकी वजह से उनका वोट शेयर 10% से 20% हो चुका है। और पार्लियामेंट में ये सेकंड बिगेस्ट पॉलिटिकल फोर्स होगी और अब पार्लियामेंट में इनकी बातें भी सुनी जाएंगी। डेफिनेटली इमिग्रेशन के हवाले से आप ये कह सकते हैं सख्त पॉलिसीज के हवाले से बहस होगी। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जिनकी हुकूमत थी वो सिर्फ 16% वोट हासिल कर सके हैं। रूलिंग अलायंस 208 सीट सिक्योर करेगा, AFD 152 सीट्स और ग्रीन्स 85, लेफ्ट 64।
अब आप ये जरा मैप देखें, ये कोल्ड वॉर एरा की याद दिला रहा है। ऐसे लग रहा है कि हम 80s की दिहाई से पीछे जा चुके हैं, जिसमें दो जर्मनी थे, एक कम्युनिस्ट ईस्ट जर्मनी जो कि यूएसएसआर के साथ अलाइंड था और एक वेस्टर्न जर्मनी। तो जो ज्यादातर ईस्टर्न जर्मनी का पार्ट है उसमें एएफडी ने बहुत सी सीट सिक्योर की हैं, आप देख सकते हैं ब्लू कलर में, और ब्लैक में क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन। ये आप देखें तकरीबन वेस्ट जर्मनी में इन्होंने ही ज्यादा सीट सिक्योर हासिल की हैं, बीच में कुछ कुछ एरियाज हैं जहां दूसरी पार्टीज ने वोट हासिल की हैं। तो इनकी जो सेंटर लेफ्ट पार्टी थी, एतदाल पसंद पार्टी जो कि हुकूमत कर रही थी, वो तीसरे नंबर पर आई है, कंजर्वेटिव्स पहले नंबर पर हैं और एक्सट्रीम राइट दूसरे नंबर पर है। इसका क्या मतलब है कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगली दफा एक्सट्रीम राइट मजीद शायद वोट हासिल कर ले और हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाए और इमिग्रेशन के हवाले से मजीद सख्त पॉलिसीज अपनाएंगी। अब यूरोप में एक असूल है कि जो एक्सट्रीम राइट विंग पार्टीज हैं उनको ऑफिशियली वो ऊपर नहीं आने देते, मतलब जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो उनको सपोर्ट नहीं करता, बेशक अवाम में कितनी मर्जी ही सपोर्ट क्यों ना हो। हमने इस वीडियो में जिक्र किया था कि फ्रांस में जब उनकी फार राइट पार्टी जीती थी मैरीन ली पेन की, तो सारी पार्टीज ने इत्तेहाद कर लिया था कि उसको आगे ना आने दें, ये अभी रिसेंट इलेक्शन में। तो इधर भी जर्मन्स का भी यही एक मौकफ है, उनका इस चीज पर इत्तेफाक है कि हमने एएफडी को ऊपर नहीं आने देना और अगर एएफडी ज्यादा सीट्स हासिल कर लेती है तो बाकी पार्टीज मुत्तहिद हो जाएंगी कि उसको बाहर रखा जाए। एक फायरवॉल लगाई हुई है एक्सट्रीम राइट विंग पार्टीज पे। उनका यह कहना है कि इनकी पॉलिटिक्स फाशिज्म के करीब है, जो कि हिटलर की पॉलिसीज थी, एक्सट्रीम राइट विंग की पॉलिसीज, लिहाजा अब हम उस पास्ट को दोहरा नहीं सकते। लेकिन हम देख रहे हैं कि किस तरह हिस्ट्री वापस रिपीट होना शुरू हो गई है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो स्ट्रक्चर्स बने थे वो अब टूटना शुरू हो गए हैं और जिन पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को गाली समझा जाता था अब वो धड़ल्ले से आ रहे हैं आगे और उनको अमेरिका से बैकिंग हो रही है। इवन वहां की कोर्ट्स ने एएफडी को फार राइट एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया हुआ, लेकिन एएफडी वाले कहते हैं कि हम एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं हैं। वो कहते हैं कि हम एक लिबर्टेरियन कंजर्वेटिव मूवमेंट हैं, हम रेसिस्ट नहीं हैं, हम इमिग्रेशन के हवाले से कुछ असूल अपनाना चाहते हैं और इलीगल इमिग्रेशन के खिलाफ हैं। अब आप देखें कि इलॉन मस्क और अमेरिका की जानिब से जो सपोर्ट आई थी एएफडी को, उसकी वजह से एएफडी ने बहुत ज़्यादा वोट्स हासिल किए हैं और कंजर्वेटिव्स को भी बहुत वोट पड़े हैं। मतलब जो लोग कहते हैं कि हमने एएफडी को नहीं डालना, जो कंजर्वेटिव्स हैं राइट विंग वाले, तो उन्होंने फिर कंजर्वेटिव पार्टी को वोट डाला है, यानी कि ज़्यादातर वोट राइट विंग पार्टीज को ही पड़ा है। और 83% के करीब वोटर टर्नआउट था, जो कि 1987 के इलेक्शंस के बाद सबसे ज़्यादा बड़ा टर्नआउट है। इससे जाहिर होता है कि लोगों ने कितनी दिलचस्पी से इस इलेक्शंस में हिस्सा लिया है और कंजर्वेटिव राइट विंग पार्टीज को सपोर्ट किया है। इससे क्या पता चलता है कि पूरे यूरोप में राइट विंग वेव चल रही है और वो पॉलिटिक्स में भी एंटर हो चुकी है। हमने इस वीडियो में देखा था कि यूरोपियन पार्लियामेंट में भी राइट विंग पार्टीज को बहुत ज्यादा जीत मिली थी और अब आप देख लें फ्रांस में भी वो दूसरे तीसरे नंबर पर हैं, जर्मनी में वो दूसरे नंबर पर हैं, यूके में भी तकरीबन तीसरे नंबर पर तो हैं ही ये नाइजल फराज वगैरह, और इटली में इनकी हुकूमत है। यूरोपियन पार्लियामेंट में ऑलरेडी राइट विंगर्स बढ़तरी में हैं। तो अब पूरे यूरोप में इस वक्त एतदाल पसंद पार्टीज पीछे हो रही हैं और अमेरिका की जो एक वेव है डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क वाली, वो उसको पुश कर रही है कि जी आप इन लोगों को वोट दें, क्योंकि वो ये चाहते हैं। इस वक्त की अमरीकी इंतज़ामिया राइट विंग पार्टीज को इसलिए सपोर्ट कर रही हैं कि वो ये समझते हैं कि वो हुकूमत में आके अमेरिकन कंपनीज के साथ नरमी का बर्ताव करेंगे, डीरेगुलराइज करेंगे और सोशल मीडिया कंपनीज पर जुर्माने कम करेंगे। यानी अमेरिकन बिजनेसेस को जो मुश्किल होती हैं यूरोप में वो कम करेंगी ये राइट विंग पार्टीज, क्योंकि वो हमारे दोस्त होंगे। अमेरिका का बिजनेस इंटरेस्ट है और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप मौजूदा यूरोप के साथ क्या सलूक कर रहे हैं वो हम सबके सामने है, किस तरह एलियनेट किया जा रहा है। और यूनाइटेड नेशंस में हमने देखा है अभी यूरोप को उन्होंने सपोर्ट नहीं किया रशिया यूक्रेन जंग के हवाले से। अमेरिका ने एक मौके पर रूस को सपोर्ट किया, ये हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है। ये 4 महीने पहले कोई अमेरिकन सोच भी नहीं सकता था कि बाइडेन जो रूस के खिलाफ सैंक्शंस लगा रहे थे, अरबों डॉलर के पैकेजेस निकाल रहे थे, वही अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के अंडर अब रूस के साथ खड़ा हो गया है और यूरोपीय यूनियन के खिलाफ जा रहा है। यूरोप ने एक रेजोल्यूशन ड्राफ्ट की यूनाइटेड नेशंस में जहां पर मॉस्को के एक्शंस को लताड़ा गया, यानी रूस को कंडेम किया गया, जिसको अमेरिका ने सपोर्ट नहीं किया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। और उसके बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में यूएस और रशिया ने मिलकर एक ड्राफ्ट तैयार किया जिसमें कहा गया कि रशिया यूक्रेन जंग का फौरी खात्मा होना चाहिए और यूरोप की ख्वाहिश के बरक्स उसमें रूस को क्रिटिसाइज नहीं किया गया। यूके और फ्रांस उसमें एब्सटेन रहे।
और इसलिए हमने देखा कि मैक्रोन की मीटिंग हुई डोनाल्ड ट्रंप के साथ। मैक्रोन यूरोप के लीडर के तौर पर आए ट्रंप से मिलने और अपने खदशात का इजहार किया। बड़ी टफ निगोसिएशंस हुई। डोनाल्ड ट्रंप की शक्ल पर भी बड़ा गुस्सा था और दोनों के इख्तलाफात क्लियरली नजर आ रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूरोप को सारे नुकसानात बर्दाश्त करने चाहिए, जबकि मैक्रोन ने कहा कि रशिया ने यह जंग शुरू की है, लिहाजा रशिया को इसकी रेमिफिकेशंस अदा करनी होंगी। मैक्रोन ने कहा कि हम रशिया यूक्रेन जंग के हवाले से डील को एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन ये यूक्रेन के लिए सरेंडर नहीं होना चाहिए। मतलब दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज डिफरेंट थे। और यहाँ पर जो सबसे बड़ा इख्तलाफ सामने आ रहा है, यूरोप ये चाहता है कि हम अपने ट्रूप सेंटर करें यूक्रेन के अंदर एज अ सिक्योरिटी गारंटी। वो चाहते हैं कि अमेरिका इसमें हमारा साथ दे। डोनाल्ड ट्रंप इनको झंडी दिखा रहे हैं कि कोई नहीं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के राब्ते हैं रशियन प्रेसिडेंट पुतिन से, और पुतिन ये किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे कि यूक्रेन के अंदर यूरोपियन सोल्जर्स मौजूद हों। सिर्फ नेटो के झंडे तले ही नहीं, कोई और फ्लैग ही क्यों ना हो, हम उसको अलाउ नहीं कर सकते। ये पुतिन का पॉइंट ऑफ व्यू है। जो अभी बात हो रही है, ये यूरोपियन लीडर्स आपस में बातचीत कर रहे हैं कि हम अपनी एक फोर्स बनाएंगे यूक्रेन की सिक्योरिटी गारंटी के लिए, कि हम उसके तहत हम कुछ जगहों पर फौजी तैनात करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप उनके पुतिन से अच्छे रवाबित हैं और पुतिन इसको किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। और इस पर मैक्रोन ने अपनी पोजीशन एक्सप्लेन करने की कोशिश की यूरोप की जानिब से, क्योंकि यूरोप का पहले ही बहुत बुरा हाल है। कोई लीडर तो अब बचा नहीं, सिर्फ इस वक्त केयर स्टारमर हैं यूके के और मैक्रोन है। मैक्रोन ने कहा कि मैं पूरे यूरोप की तरफ से ये बात कर रहा हूँ। हम 30 ममालिक से बात करके आए हैं, केयर स्टारमर से भी बात करके आए हैं कि ये जो फौजी होंगे, ये ट्रूप्स, ये फ्रंट लाइन पर खड़े नहीं होंगे। कुछ जगहों पर ये यूक्रेनियन लोगों की सिक्योरिटी के लिए तैनात किए जाएंगे। हमारा मकसद कन्फ्रंटेशन नहीं होगा, सिर्फ पीस और सिक्योरिटी होगा। यूरोप का कोई पीस कीपिंग मिशन ये यूक्रेन में भेजना चाहते हैं, जो कि पुतिन कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यानी यूरोप अभी भी तंग कर रहा है, पोक कर रहा है रशिया को। अब इस हवाले से जर्मनी के जो नेक्स्ट चांसलर हैं वो क्या बात कर रहे हैं, जिन्होंने इलेक्शन जीता है, वो ये कह रहे हैं कि हम यूक्रेन के साथ खड़े रहेंगे। अब जर्मनी की भी बात करें तो वो अब अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। जो लॉस्ट ग्लोरी है, जो पुराना पावरफुल जर्मनी था, वो भी उस स्टेटस को किसी हद तक रीगेन करना चाहते हैं। जैसे केयर स्टारमर का हमने इस वीडियो में बताया था कि वो चाहते हैं कि बरतानिया को दोबारा सुपर पावर या एटलीस्ट नंबर 2 पावर बनाया जाए, इकोनॉमिकली मजबूत किया जाए। जर्मनी के नए लीडर का कहना है कि अब तो पार्टी शुरू हो गई है। लिटरली उनके ये अल्फाज थे कि पार्टी शुरू हो गई है, अब हम अमेरिका से इंडिपेंडेंस हासिल कर लेंगे और अपनी इकोनॉमी और दिफा को मजबूत करेंगे। यूक्रेन के हम पीछे खड़े हैं। और इसलिए उन्होंने अमेरिका पर सख्त तनकीद की। और अब मुझे ये लग रहा है कि ये सारे जो पुराने स्ट्रक्चर्स थे वो टूटने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की वजह से। जो ट्रांस अटलांटिक अलायंस था वो भी अब खत्म हो रहा है। ये G7 के जरिए अमेरिका ने जो मोनोपोली क्रिएट की हुई थी पूरी दुनिया में, ये पावरफुल कंट्रीज को इकट्ठा करके अपनी मर्जी की ये पॉलिसीज को आगे लेकर चलते थे। और उसमें किसको लताड़ते थे? एशियाई ममालिक को, जो इनके अगेंस्ट जा रहा है उसको लताड़ दिया, चाइना रूस को लताड़ दिया। ये G7 आप समझ रहे हैं ना, ये जो गोरी चमड़ी, जर्मनी, फ्रांस, इटली, यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान भी एशिया का एक मुल्क था इनके साथ। तो अब ऐसे लग रहा है कि ये सारी ग्रुपिंग टूटने लगी है। जर्मनी अपनी सिमत का तयन खुद करना चाहता है। यूके अपनी डगर पर चल रहा है, वो ऑलरेडी अलहदा हो चुका है यूरोप से ब्रेग्जिट के तहत। फ्रांस में इस वक्त मैक्रोन है और वो भी जल्द ही सदर नहीं रहेंगे। तो अब नए यूरोप में, जिसमें नेटो भी कमजोर होगी, अमेरिका की सपोर्ट बहुत कम होगी, बल्कि चैलेंजेस ज्यादा होंगे, तो उसमें जर्मनी, फ्रांस और यूके अपना अपना एक किरदार देख रहे हैं। इटली ऑलरेडी अलाइंड है यूएस के साथ। अभी जर्मनी में फार राइट की हुकूमत नहीं आई, कल को वो आएंगे तो वो भी शायद अलाइन हो जाएंगे और फिर कल को ट्रंप की हुकूमत होती है या नहीं। लेकिन फिलहाल इनके चांसलर का ये कहना है, जो नेक्स्ट चांसलर होंगे, कि अब हम अपनी नई सिमत बनाएंगे और अमेरिका से आज़ादी हासिल करेंगे। क्योंकि पिछले 4-5 सालों में उन्होंने जो एक रेटरिक बनाया है रशिया के खिलाफ, अभी उन्होंने किसी हद तक तो उसको कायम रखना है ना, कि हम रशिया के खिलाफ हैं और यूक्रेन के साथ हैं। हमने अपनी मिलिट्री को मजबूत करना है। क्यों मजबूत करना है? कि हमें रूस से जंग का खतरा है। ये इनके अल्फाज होते थे, ये इनका नैरेटिव था पिछले 4 सालों में। तो यूरोप एकदम अपने नैरेटिव से पीछे नहीं हट रहा। ये तो डोनाल्ड ट्रंप की वजह से अब इनके हाथ पैर फूल गए हैं कि ना इधर के रहे ना उधर के। अमेरिका के पीछे लग के रशिया को लताड़ा, अब वही अमेरिका रशिया से दोस्ती करके हमें लताड़ है। मतलब क्लासिक इनके साथ हुई है यूरोपियंस के साथ, कि इन्होंने अमेरिका के पीछे लग के बहुत से अपने एनर्जी एग्रीमेंट्स खत्म किए रूस से, बहुत सी डीलिंग्स खत्म की, रशियंस का पैसा मुंजमद कर दिया, उनके डॉलर्स को जब्त कर लिया, अपनी कंपनीज वहां से निकाल ली, सैंक्शंस आयद कर दी। अभी भी सैंक्शंस लगा रहे हैं ये फ्रांस और यूके वगैरह रूस पर। मुझे नहीं समझ आ रही कि इस पॉलिसी से ये क्या अचीव करना चाहते हैं।
लेकिन शायद इनको लग रहा है कि पुतिन ने अब इनकी बात माननी नहीं है। अगर ये ट्रम्प के कैंप में हो भी जाते हैं तो पुतिन ने कहना है जो तुमने पिछले 3-4 साल मेरे साथ किया है उसका हिसाब दो। जो तुम अपनी वेपनरी यूक्रेन में भेजते रहे हो और जो मेरे खिलाफ तुमने डिप्लोमेसी की है यूएन में और नाटो को जो तुमने इम्बोल्डन किया है उसका हिसाब दो। तो यूरोप इस वक्त काफ़ी मुश्किल हालात में है और इसलिए कुछ लीडर्स यूरोप के वो ये समझते हैं कि हमें अब जाग जाना चाहिए, अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए, अपने हिसाब से फैसले करने हैं अमेरिका की मर्जी के बगैर। केयर स्टारमर भी यही करने की कोशिश कर रहे हैं और न्यू जर्मन लीडर भी, लेकिन मुश्किल नज़र आ रहा है, काफ़ी चैलेंजेस हैं इनके लिए। मैक्रोन इस वक्त तो यूरोप के लीडर बने हुए हैं, लेकिन वो कितनी देर तक रहेंगे? बहुत थोड़े अरसे तक, क्योंकि उनकी पार्टी भी इलेक्शन हार चुकी हुई है। तो यूरोप की अब सिचुएशन ये है कि राइट विंग पार्टीज ऊपर आ रही हैं और यूरोप ना चाहते हुए भी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हासिल करने की कोशिश कर रहा है। पहले अमेरिका की सपोर्ट थी, लेकिन फॉरेन पॉलिसी में अमेरिका की बहुत सी बातें माननी पड़ती थी। अब सपोर्ट कम हो गई है, लिहाजा अब ये सोच रहे हैं कि इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनानी होगी, गुलामी से निकलना होगा। तो इसका ऐलान मैक्रोन और मर्स ने तो कर दिया है। अब देखते हैं बाकी यूरोपियन लीडर्स किस तरह आगे चलते हैं। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में जर्मनी आने वाले दिनों में किस तरह बैलेंस करेगा अपने ताल्लुकात को, रूस का सामना कैसे करेगा और अमेरिका का सामना कैसे करेगा। जर्मनी जो कि यूरोप का सबसे बड़ा कंट्री है, जो हिस्टोरिकली बड़ा ही पावरफुल था, क्या वो दोबारा अपने पावरफुल स्टेटस को किसी हद तक रीगेन कर सकता है? जिस जर्मन पावर को इन्हीं यूरोपियंस और इन्हीं अमेरिकन्स ने पिछले कई 100 सालों में वीक किया डेलिबरेटली, जिस तरह उन्होंने यूएसएसआर को वीक किया और आज पुतिन को वीक करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले ये जर्मनी के साथ ऐसा कर चुके हैं। तो क्या जर्मनी दोबारा उठेगा और क्या ऐसी पावर बन सकता है कि जो यूरोप में भी सबसे बड़ी पावर हो, जो कि रूस को भी आंखें दिखा सके, जो अमेरिका को भी, जिस तरह हिटलर ने दिखाई थी? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से, पाकिस्तान से, जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाए।